यही है कि अब भारत माँ का आंचल मैला हो। रोहिंग्या क्या इस साजिश से भारत में बच जाएंगे? प्लान था जो हम सबकी मांग थी, अब वो मांग शायद पूरी होने के बाद भी एनआरसी उतना परिणामकारक नहीं रहेगा, क्योंकि सीएए आने के बाद देश में घुसपैठी जो आए हुए हैं, जिसमें रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। नागरिकता जिहाद क्या है, मैं आज से इस सीरीज को चालू कर रहा हूं और अगले 2-3 दिनों तक प्रतिदिन आपके सामने इसको लेकर आऊंगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह शो की घोषणा करने के बाद, इसको सोशल मीडिया के ऊपर डालने के बाद देश के ज्यादातर लोगों को या तो यह समझ में नहीं आया या इसकी गंभीरता नहीं है। कितना बड़ा महाघोटाला है जो सीधे आपके बच्चे के भविष्य पर, इस राष्ट्र के अस्तित्व पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। स्वतंत्रता के बाद का पिछले 72 वर्षों का नागरिकता का सबसे बड़ा महाघोटाला जो इस देश का डेमोग्राफी बदल देगा। हमने आपके सामने उसके लिए हिंदुस्तान के एक महत्वपूर्ण शहर, जिसका नाम अभी प्रयागराज किया गया है, उसका सारे कागजात के साथ सबूत लाया है। देश में और ये कई जगह हो रहा है, लेकिन आज के एपिसोड में मैं आपके सामने ये पूरा मुद्दा रख रहा हूं। ये कार्यक्रम आपको, आपके घर की महिलाओं को, आपके बच्चों को, हर एक व्यक्ति को देखना है, क्योंकि ये आपके, मुझे बताइए कि आपके घर में अगर कोई घुसा जाए, फर्जी कागज बनाकर घुसा जाए आपके घर के किसी कमरे पर या आपके घर पर कब्जा करना चाहे, तो आप क्या करोगे? विरोध करोगे। हमारा किसान भाई, उसका जो बांध होता है या जो खेत जहां समाप्त होती है, उसकी जो लक्ष्मण रेखा है, अगर पड़ोसी उसके ऊपर नांगर चलाता है, थोड़ा सा भी हल चलाता है, तो वो फावड़ा लेकर जान से मारने के लिए निकलता है। लेकिन यही जब करोड़ों लोग हिंदुस्तान में घुसकर यहां की जमीन जायदाद, घर, संपत्ति, सब कुछ इस घोटाले से प्राप्त कर रहे हैं, तो आप चुप क्यों बैठेंगे? क्या देश आपका नहीं है? हम अपने निजी संपत्ति के बारे में जितने गंभीर हैं, उतने हम सार्वजनिक संपत्ति के बारे में कब गंभीर होंगे? ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक का ये हिंदुस्तान लुट जाने के बाद भी अगर आप नहीं जाग रहे, तो आपके जैसा कायर कोई नहीं है। ऐसे लोगों का ना देश हो सकता है, ना धर्म हो सकता है, और वही हैसियत और औकात तक हिंदू पहुंचा है, क्योंकि गंभीरता को समझ ही नहीं रहा है। तो इसलिए आज गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम को देखिए, अपनों को देखने के लिए कहिए। आइए मैं आपको पहले विस्तार से मुद्दा दिखाता हूं। सुदर्शन न्यूज हर दिन नए नए खुलासे कर रहा है। इस बार हम एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सीएए कानून आने के बाद से देश भर में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने की साजिश चल रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जन्म प्रमाण पत्र का नागरिकता के प्रमाण के लिए सबसे प्रभावी सबूत के रूप में इसकी स्वीकृति। सीएए आने के बाद से मुसलमानों की फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की बाढ़ आ गई है। इसमें अचानक से बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे तो ये फर्जीवाड़ा देश भर में चल रहा है, मगर सबसे चौंकाने वाला तथ्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आया है। अगर सिर्फ एक दिन के सीएए से पहले और सीएए के बाद के सैंपल पर नजर डालें, तो ये अपने आप में चौंकाने वाला तथ्य नजर आता है। अब आइए हम आपको इन आंकड़ों की मदद से समझाते हैं कि कैसे ये फर्जी पंजीकरण का सैलाब आ गया है प्रयागराज नगर निगम में। 28 अगस्त 2018 को यानी कि सीएए से पहले का एक दिन के सभी पंजीकरणों का हमने विश्लेषण किया। इसी प्रकार हमने 10 जनवरी 2020 यानी कि सीएए के बाद एक दिन के सभी पंजीकरणों का विश्लेषण किया। 28 अगस्त 2018 और 10 जनवरी 2020 के आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर सामने आया। सीएए आने के बाद कुल पंजीकरणों की संख्या में हुई विस्फोटक वृद्धि। सीएए आने से पहले 2.5 गुना की वृद्धि, 2.5 गुना सीएए आने के बाद।
अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मुसलमानों के द्वारा कराई गई पंजीकरणों में विस्फोटक वृद्धि हुई है। इसे हम नीचे दिए गए आंकड़ों के माध्यम से समझते हैं। मुसलमानों के द्वारा कराई गई कुल पंजीकरणों की संख्या में विस्फोटक वृद्धि 1485 गुना वृद्धि सीएए से पहले सीएए के बाद। अब हम देखते हैं कि मुसलमानों के पंजीकरण के प्रतिशत में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी सबसे चौंकाने वाली है। अब हम देखते हैं कि मुसलमानों के पंजीकरणों के प्रतिशत में कितनी ज्यादा वृद्धि हुई है। ये वृद्धि सबसे चौंकाने वाली है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयागराज में मुसलमानों की कुल जनसंख्या 20% थी, मगर सीएए के बाद कराई गई पंजीकरणों के आंकड़ों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि अब प्रयागराज में 40% हो गई है। इस बेतहाशा वृद्धि की जब हमने पड़ताल की तो कई सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। दरअसल फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाला रैकेट इसके पीछे काम कर रहा है। ये विशाल रैकेट देश के कई शहरों में फैला हुआ है। इस रैकेट से जुड़े हुए कुछ मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो 11 जनवरी 2020 को छपी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र तक ये पूरा जाल फैला हुआ है। मुस्लिम बाहुल्य राज्यों में ये खेल काफी तेजी से चल रहा है। लखनऊ में जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने वालों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है। इसमें 40 से 60 साल तक की उम्र वाले लोग भी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फर्जीवाड़े का सहारा ले रहे हैं। लखनऊ नगर निगम में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विभाग के रजिस्टर के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने वालों की संख्या में पहले की तुलना में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। प्रयागराज नगर निगम में लिपिक अरुण कुमार जैन बताते हैं कि सीएए के बाद लोगों ने सबसे ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन किए थे। अब जब से एनआरसी वगैरह का ये डिक्लेयर हो तो कुछ संख्या प्रमाण पत्र बनने की ज़्यादा आ गई। पुराने जो रजिस्ट्रेशन नहीं थे काफ़ी लोगों के, जैसे कि 20 साल 25 साल 30 साल पुराने थे, वो मामले कुछ इधर ज़्यादा आए थे। एनआरसी मतलब एनआरसी को लेके उनको ये था कि हाँ ये प्रमाण पत्र जल्दी जल्दी बनवा दिया जाए। समाजवादी पार्टी के एमएलए रफीक अंसारी का कहना है कि उनके पास हर दिन 400 से 500 लोग निवासी प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए आ रहे हैं। आपको यहाँ बता दें कि स्थानीय सांसद और विधायक जन्म एवं निवास को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई आवेदनकर्ता इनके पास जाता है तो क्या वो खाली हाथ लौटता होगा। हमारे माननीय खुद वोट की राजनीति में ठप्पा लगा ही देते होंगे। तो चलिए इस मुद्दे के प्रारंभ में ही पोल ले लेते हैं कि जब हमने पूछा कि नागरिकता का घोटाला हम जब सामने ला रहे हैं और ये सब कुछ प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के कारण हो रहा है, एक लूप होल का उपयोग करके कैसे हिंदुस्तान के नागरिक बनने का गेम प्लान हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि विलंब से होने वाले जन्म पंजीकरण प्रक्रिया को सख्त करना चाहिए। मैं साथ में भी जोड़ूंगा कि ये पिछले सीएए आने के बाद, वैसे तो सीएए नहीं आया है, लेकिन संसद में पास होने के बाद से लेकर अब तक जितने लोगों ने जन्म पंजीकरण किया है उन सब की जांच होनी चाहिए। ये प्रश्न पूछने पर 93% लोग कह रहे हैं कि हां ये होना चाहिए। अब आगे बढ़ते, मैं आपको एक ग्राफिक दिखाता हूं कि कैसे जन सैलाब की तरह एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने का सैलाब आया है। क्यों आया है आप समझेंगे, लेकिन कितना आया है इस ग्राफिक से समझते हैं कि आखिर सीएए संसद में पास होने के बाद जो जन्म पंजीकरण था वो पहले एक दिन में केवल 85 लोगों का होता था। मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूं। मैं सैंपल के तौर पर हिंदुस्तान का सबसे आध्यात्मिक स्थान लेकर आया हूं जो कैसे निशाने पर है बताने के लिए। सीएए के पहले 85 लोग प्रतिदिन जन्म रजिस्ट्रेशन करते थे। कौन सा? जो दाखिला लेने वाला है।
उसमें बढ़ोतरी कितनी हो गई? सीधे 85 से लेकर 213%। 213 मतलब ये हो गया 250% की वृद्धि हो गई है। भाई ये सीए आने के बाद ही क्यों हुई, ये आपको यह समझना जरूरी है, क्योंकि सीएए सीधे इससे संबंधित नहीं है, लेकिन सीएए के समय यहां पर एनआरसी की चर्चा हुई थी, और उस एनआरसी का मतलब अभी देश के लोगों को अगले पिछले 3 पीढ़ी के डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, और इसलिए 3 पीढ़ी के डॉक्यूमेंट मांगने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये जब पता चल गया तो क्या किया गया? तो ऐसे लोग पकड़े गए, ऐसे लोगों को ढूंढा गया, ऐसे लोग खोजे गए जिस पर, क्योंकि एनआरसी में क्या है, 3 पीढ़ी के डॉक्यूमेंट दिखाने। तो आज अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठ करके यहां पर 1 या 2 पीढ़ी के डॉक्यूमेंट आपने बना चुका होगा तो फंस जाएगा। और इसलिए जन्म पंजीकरण में क्या किया गया कि किसी का वो बेटा बन गया, आप डर जाएंगे, खौफ से हिल जाएंगे कि 70 साल के बुजुर्ग ने भी, बल्कि एक केस तो मेरे पास 85 साल का आया है, 85 साल के व्यक्ति ने स्वतंत्रता के बाद 72-73 वर्षों तक आखिर नागरिकता अपनी जन्म पंजीकरण क्यों नहीं किया? उसको जरूरत नहीं लगी, अब तक वो खाली बैठा रहा, अभी ही क्यों किया? क्योंकि उसको पता था कि अभी मोदी अमित शाह एनआरसी लाएंगे तो उसको 3 पीढ़ियों के कागज देने, और सरकारी अस्पताल में अगर आपका जन्म होता है या किसी भी अस्पताल में जन्म होता है तो वहां पर आपका प्रूफ होता है। लेकिन यह बड़ा घोटाला बड़े सिस्टमेटिक तरीके से किया गया है कि अगर आप उन 21 दिनों में अपना जन्म पंजीकरण नहीं करा सकते तो फिर आप एक एफिडेविट देकर आप जो उपजिलाधिकारी होता है उसके सामने ये सबमिट करके भी करा सकते हैं, उसको सत्यापन कहते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया 2 अलग विभागों में है, क्योंकि जन्म पंजीकरण होता है नगर पालिका, ग्राम पंचायत, महानगर पालिका में, और सत्यापन होता है उपजिलाधिकारी के पास। अब उपजिलाधिकारी अपनी प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक दिन में 213 एप्लीकेशन आएंगे, तो 213 लोगों के घरों पर जाकर, क्योंकि उसमें कहा है घर पे जाके देखना, वो घर पर जाकर कहां से देखेगा? उसके पास इतनी सिस्टम नहीं है। फिर उसने करना क्या चाहिए? उसने देना नहीं चाहिए, लेकिन वो दे रहा है, और नगर पालिका खुद कह रही है कि हम क्या करें, उपजिलाधिकारी इसकी प्रक्रिया का पालन नहीं करके लोगों को सरेआम दे रहे, पहले से चल रहा है। यह पहले से चलने वाली बात इस देश के इस 150 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ बांग्लादेशी कैसे लुप्त हो गए, यह उसका सबसे बड़ा सबूत है जो आपके सामने आज मैं दिखा रहा हूं। आज मैं आपको एक एक कागज दिखाऊंगा, मैं अगले 3 दिनों तक आपके सामने इस सीरीज का ऐसे सबूत रखूंगा कि इस देश में आने वाली एनआरसी के सारे फॉर्मूले बदलने पड़ेंगे, क्योंकि आप 10 करोड़ लोगों का डीएनए टेस्ट करके नागरिकता स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए दोष को तुरंत बंद करना हो तो आपको 21 दिनों के बाद आने वाले सारे प्रकार के जितने भी जन्म पंजीकरण के एप्लीकेशन हैं उनको रोकना होगा, सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। उसके बगैर आगे बढ़ना मतलब रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानी, पाकिस्तानी मुसलमानों को हिंदुस्तान में नागरिकता देने का सीधा खुल्लम खुल्ला ऑफर है। कितने में? 500 रुपए से 1000 रुपए में। और एक व्यक्ति नागरिकता हिंदुस्तान की लेता है तो देश पर कितना बड़ा बोझ पड़ता है? 20 लाख करोड़ का बजट डिवाइडेड बाय 150 करोड़, कई लाख रुपए का बोझ वो हिंदुस्तान पर प्रतिवर्ष पड़ता है। एक नागरिक बढ़ना मतलब उसके लिए पूरे संसाधन जो इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके भागीदार बनता है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेता है। मैं इसके परिणाम आपको बाद में तो दिखाऊंगा, लेकिन आपको गंभीरता समझ में आए इसलिए मैं आपको यह बात दिखा रहा था। अगला ग्राफिक दिखाता हूं, देखिए आपके स्क्रीन पर। आपको समझना जरूरी है कि यह क्या गड़बड़ है। जन्म पंजीकरण में 14 से 85 तक पहुंचने वाली ये 600% की जो वृद्धि है, ये वृद्धि
विस्फोट के रूप में कैसे आगे आई है, ये आपको यहां पर समझना। ये अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ये सिर्फ मुस्लिम समाज का है, सिर्फ मुस्लिम समाज का। अब सोचिए कि बाकी लोगों के बीच में जाकर भी नागरिकता ली जा सकती है। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि रामपुर के सांसद आजम खान के बेटे ने हिंदू का प्रमाण पत्र तक लिया था। मतलब इतने बड़े पैमाने पर जब गड़बड़ झाला हो सकता है, तो केवल मुस्लिम समाज की ही जनसंख्या 600% तक की वृद्धि एक बड़ा इशारा करती है। और इसलिए आपको समझना जरूरी है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक और ग्राफिक, जिसमें प्रयागराज में डेमोग्राफिक बदलाव कैसे आया है। डेमोग्राफिक बदलाव का मतलब है जनसंख्या में असंतुलन। तो अभी आप देखिए ये ग्राफिक आपके स्क्रीन पर। अब ये आप ये सारे ग्राफिक को मेरे साथ भी देख सकते हैं। और ये ग्राफिक मैं आपको आपके स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूं, कैसे सीएए प्रयागराज में, सीएए के बाद प्रयागराज में क्या हुआ है। देखिए ये प्रयागराज है, और प्रयागराज में जब मैं प्रयागराज जब कह रहा हूं तो मैंने आपको सबूतों के लिए प्रयागराज पकड़ा है। मेरे पास अब कई जगह के ऐसे सबूत है, लेकिन एक जगह का सैंपल मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि प्रयागराज में जो डेमोग्राफिक बदलाव, मतलब हिंदू मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात है, वो कितना बदला है। तो 16% आबादी थी सीएए संसद में पास होने के पहले। केवल कितनी? 16%। मतलब केवल 19 महीने पहले वहां पर आबादी थी 16%। लेकिन यो जन्म पंजीकरण की बता रहा हूं मैं, जन्म पंजीकरण में उनका परसेंटेज था 16%। अब वो परसेंटेज वहां पर सीधे बढ़ गया है 40। मतलब ये दुगने से ज्यादा है। ये कितना है? 250% की वृद्धि है। मतलब ये 250% की वृद्धि अकेले प्रयागराज में होना, ये पैटर्न आप समझिए कितना गंभीर मामला है। जहां पर पहले 16% का डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन था जन्म पंजीकरण में, अब वो जाकर सीधे 40%, 250% के वृद्धि से होता है। प्रयागराज आपका कुंभ मेले का स्थान है। सोचिए यही गति रही तो फिर आप हिंदू वहां पर कुंभ मेला मनाने भी नहीं जा पाएंगे। भाई पहले पाकिस्तान में भी तो त्योहार होते थे, अब आप वहां पर कर पाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आप वहां पर समाप्त हो गए। आज बांग्लादेश में आप कर पाते हैं कुछ? नहीं। क्यों? क्योंकि आप वहां पर समाप्त हो गए। और इसलिए प्रयागराज, हरिद्वार इससे भी खतरनाक है, मुंबई, दक्षिण मुंबई इससे भी खतरनाक है, देश की राष्ट्रीय आर्थिक राजधानी। देश के ऐसे कई आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगा, आप हिल जाएंगे कि कैसे जन्म प्रमाण पत्र लिया जा रहा है और किसी दूसरे को बाप बनाकर हिंदुस्तान का ही मालिक बनने का यह खेल हो रहा है। आप एक और ग्राफिक आपके स्क्रीन पे देखिए। मैं आपके सामने आंकड़ों के साथ साथ कई जानकारियां भी लाया हूं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक बार इसको देखिए। ये एक ही व्यक्ति 2 बेटियों का जन्म पंजीकरण करता है। ये सुपर एक्सक्लूसिव है। हम ये किसी के लिए भी, सुदर्शन ये इतना बड़ा खुलासा करने जा रहा है। एक आदमी अपनी 2 बेटियों का रजिस्ट्रेशन करवा रहा है जन्म का, और 2 बेटियों के जन्म के बीच में केवल 2 महीने का गैप है। अब आप कहेंगे कि भाई मुसलमान है, बीबी उसकी 2 हो सकती है। तो आप यहां पर देखिए माता का नाम, जरा इसको फुल स्क्रीन करिए, हिंदुस्तान स्क्रीन पर देखे। यहां पर पिता का नाम है मोहम्मद जलील, और जो माता का नाम है वो क्या है? सरदुल निशा। अब ये जन्म कब का है? 10/1/2020। अब इसी का दूसरा सर्टिफिकेट आप देखेंगे तो अब इसमें ये डेट है, जारी कब किया गया उसका डेट है। अब ऊपर में आप देखेंगे कि उसका जन्म का दिनांक 9 फरवरी 2004 है, होम प्रयागराज है। अब 9/2004
का ये सर्टिफिकेट 10/1/2020 में। अब आपको इसी परिवार का दूसरा सर्टिफिकेट दिखाते हैं। देखिए, ये एक और सर्टिफिकेट मोहम्मद जलील कब का है? 4/4/2004। बाप भी वही, मां भी वही। 2 महीने के अंतराल पर ये बच्चियों को जन्म कैसे दे रहा है? बताइए। इससे बड़ा इसका डेट देखिए, नीचे का डेट, इशू होने का डेट सेम कैसे हो सकता है? एक ही ऑफिस से इशू हुआ है। क्या ये भांग खा के सर्टिफिकेट देते हैं या पैसा खा के देश बेच रहे हैं? ये यहां पर जानना जरूरी है। मोहम्मद जलील ने सारदून निसा नाम की बीवी से 2 महीने के अंदर 2 बच्चियां कैसे जन्म दी? और एक ही दिन में इस आदमी ने अपने 3 बेटियों का रजिस्ट्रेशन एक ही शहर में 2 अलग अलग वार्ड में कैसे करवाया? ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये अलग अलग वार्ड, यहां पर एड्रेस देखिए क्या है? B57/9 GTB नगर, प्रयागराज निगम, करेली। ये एक एड्रेस है। ये ऊपर आप जो एड्रेस देख रहे हैं वेबसाइट का, उस पर जाकर आप भी वेरीफाई करवा सकते हैं। हमने ये सारे डॉक्यूमेंट अपने वॉलंटियर को लगाकर निकाले हैं रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। आप नंबर याद रखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एड्रेस क्या है और कैसे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। एक ही बाप, एक ही बीवी, एक ही मां, 2 महीने के अंतराल पर बच्चे पैदा करना। अब ये देखिए, ये अगला है। ये इसमें नीचे क्या लिखा है? खुलदाबाद। वार्ड चेंज हो गया। एक वार्ड में एक को कर दिया, एक वार्ड में दूसरे को कर दिया। और आयु कितनी है? 2004 का सर्टिफिकेट जब 20 में ले रहे तो 16 वर्ष, मतलब 16 वर्ष का कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया, 16 वर्ष का कोई भी रोहिंग्या को आपने बच्चा, अपनी बेटी बना दिया और आपने एक सर्टिफिकेट निकाल लिया। अब ये गुलशन बानो, ये चाइल्ड का नेम है। अब इसका एड्रेस देखिए, खुलताबाद है। अब अगले आप हर एड्रेस आपको अलग मिलेगा। ये जन्म पंजीकरण में घोटाला है। ये बर्थ सर्टिफिकेट है, वार्ड अलग है, एड्रेस सेम दिया है। सिटी वार्ड में सिटी एक ही है, वार्ड अलग है। अब बताइए कैसे बड़ा घोटाला किया जा रहा है? सबसे बड़ा, एड्रेस से भी ज्यादा बड़ा घोटाला है। 2 बेटियों में 2 महीने का अंतर आखिर कैसे हो सकता है? अब इसका जवाब सरकार को देना होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं कार्यक्रम आधा पहुंच चुका है। इस पर मांग करने के लिए सब्सटेंशियल सबूत दिखा चुका हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को अब इसकी जांच की घोषणा भी करनी चाहिए। अब मैं आपके सामने एक 3 मिनट की जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं कि कैसे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है और यह प्रक्रिया कैसी दोषपूर्ण है। देखिए पूरी जानकारी। हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि कैसे फर्जी जन्म पंजीकरण का खेल चल रहा है। अब इसी धंधे से जुड़े एक रैकेट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के बरेली में चल रहा था। दरअसल इस पूरे मामले से पर्दा तब उठा जब बरेली पुलिस ने बरेली नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी संजीव प्रधान के द्वारा दर्ज कराई गई एक रिपोर्ट की तहकीकात करने पहुंची। इस रैकेट से कई तरह के लोग जुड़े हुए थे, जिनमें से कुछ साइबर कैफे चलाने वाले भी थे। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जब हमने को जन्म प्रमाण पत्रों को ई सुविधा केंद्र पर जांच किए तो पता चला कि लोगों द्वारा बनवाए गए प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी थे। आमतौर पर जन्म प्रमाण पत्रों का नामांकन क्रमांक उत्तर प्रदेश में 10 नंबर का होता है, मगर ई सुविधा केंद्र से जो जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था उसमें यूनस, आहिल, सुमेरा और आयशा के जन्म प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन नंबर 9 अंकों के थे, जो कि पूरी तरह से फर्जी थे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही हैं। बरेली के स्वास्थ्य अधिकारी संजीव प्रधान का कहना है कि हर रोज लगभग 200 आवेदनकर्ता जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए आ रहे हैं।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी से जब इस संबंध में बातचीत की गई तो पता चला कि एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 500 से लेकर 1000 रुपए तक के लोगों से वसूला जा रहा है। ये पूरा रैकेट शहर के अलग अलग गली मोहल्ले में फैला हुआ है, जहां पर हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग इस पूरे गोरख धंधा का शिकार हो रहे हैं। बरेली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी का कहना है कि दरअसल साइबर कैफे चलाने वाले सही सर्टिफिकेट जारी नहीं करते, उसमें नाम और पते का हेरा फेरी करके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। बरेली नगर निगम के अधिकारी खालिद अहमद का कहना है कि हम इस संबंध में कई सारी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके बारे में पुलिस को सूचित किया गया है। खालिद के मुताबिक अधिकतर लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, जो इस तरह के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए आते हैं। तो ये प्रक्रिया की लूप होल का कैसे बेनिफिट लिया जाता है। इस देश के कई नागरिकों के पास इस देश में पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को 72 वर्ष होने के बाद भी नागरिकता नहीं मिली है। जन्म प्रमाण पत्र फर्जी नहीं बनाया है क्योंकि उसका चरित्र नहीं है, लेकिन यहां पर जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर कैसे एनआरसी आने के पहले ही हिंदुस्तान के नागरिक साबित किया जा रहा है। कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता और इतने केसेस चलाने के लिए आपके पास कोर्ट नहीं है और इतने डीएनए टेस्ट करने के लिए आपके पास बजट नहीं है। कोई भी किसी को बाप बनाकर 70 और 85 वर्ष के आयु में भी इस देश में मैं घर पे पैदा हुआ था, इसका कोई कागज लेकर आता है। और कोई कागज मतलब कुछ नहीं, एक स्टैम्प पेपर पर साधारण एफिडेविट, हर एक 500,000 रुपए के घपले पर एक जिलाधिकारी उसको यह प्रमाण पत्र दे देता है। जब नगर पालिका को यह कहा गया तो वहां के कई राष्ट्रवादी अधिकारी रोने लगे। हमारे रिपोर्टरों को कई जगह के अधिकारियों ने कहा, सुरेश जी देखा नहीं जा रहा है, हमें पता है कि ये बांग्लादेशी हैं, हम क्या करें, हम तो उप जिलाधिकारी ने दिए हुए कागज के बंदे हैं। जब उसने कह दिया कि यह नागरिक है, इसका घर पर जन्म हुआ था, तब पंजीकरण रह गया और यह पंजीकरण अब हो गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब कलेक्टर ऑफिस जाइए, डीएम ऑफिस जाइए, जिलाधिकारी ऑफिस जाइए तो नगर पालिका का नाम लेगा, नगर पालिका ग्राम पंचायत महापालिका पे जाइए तो जिलाधिकारी का नाम लेगा। लेकिन आपका और मेरा देश प्रति व्यक्ति इंच इंच कट रहा है, लूट रहा है। यह मरेगा तो भी 3/6 की जगह लेके मरेगा, जिएगा तब तक हिंदुस्तानी नागरिक के अधिकार लेकर उसकी सब्सिडी, उसका राशन, उसकी सड़क, उसकी शुद्ध हवा, उसका पानी, सब कुछ छीनेगा। और ये छीनने के बाद भी आप मौन हैं। आपके घर में आने वाले के लिए तो आप हत्या करने के लिए तैयार है, सगे भाई की हत्या करने के लिए तैयार है संपत्ति के लिए, लेकिन देश की संपत्ति का नुकसान, लूट, आप मुंह आंखें कान गांधी जी के तीनों बंदरों को आपके अंदर जैसे डाला गया हो ऐसे बनकर चुपचाप, कोई कहीं पर चर्चा नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई भय नहीं, कोई आवाज उठने रहा है। इतने बड़े खुलासे के बाद भी आखिर कहीं पर कुछ क्यों नहीं होगा? जब तक कुछ होता नहीं, सुदर्शन इस मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा। इसी वक्त से हमारे देश भर के जितने भी रिपोर्टर है, अपने अपने विधायकों के पास, सांसदों के पास जाइए और उनको बोलिए कि करोड़ों बांग्लादेशी रोहिंग्या इस देश में नागरिक बनने का फर्जीवाड़ा हमने खोज के निकाला है सबूतों के साथ। 2 महीने में 2 बच्चे पैदा करने वाले मां बाप हिंदुस्तान में हैं। माना कि 4-4 विवाह, 44 बच्चों के समय है, लेकिन 2 महीने में कैसे बच्चे पैदा हो गए? एक ही पते पर 2 वार्ड पर दिखाकर आपने 16 साल के उम्र के 3 लड़कियों को हिंदुस्तान की नागरिकता तो नहीं दी। कौन जांच करेगा? क्यों? कोई जांच तब करे ना जब कोई कंप्लेंट करे। कोई कंप्लेंट करने वाला नहीं है। हमने यह मुद्दा आपके सामने उठाकर हिंदुस्तान की सारी राज्य और केंद्र की सरकार को आह्वान करता हूं, इसमें एक कागज भी अगर गलत है तो जेल में डालिए सुरेश चौहान के को। आपके वेबसाइट पर इस वक्त भी एक कागज उपलब्ध है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और कोई एक व्यक्ति, एक परिवार के नहीं।
मेरे पास तो ऐसे भी सबूत है कि दिल्ली में भी उस व्यक्ति ने अपने एक बेटे का रजिस्ट्रेशन करवाया, उसी व्यक्ति ने प्रयागराज में जाकर भी करवाया। कितने बच्चे पैदा करोगे भाई आप? कितनी जगह पैदा करोगे? आखिर ये सिम कार्ड लेने से भी ज्यादा आसान हो गया। उसके लिए तो कम से कम आपको थंब देना पड़ता है। अब आपके सामने इतना गला फाड़कर, चीख कर चिंता जो मैं व्यक्त कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि चुप बैठने वाला हिंदू तो मरेगा ही। ये देश सबसे बड़े राष्ट्रीय खतरे में आएगा। कैसे? देखिए। हम इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे खुलासे करने जा रहे हैं जिनमें बहुत से चौंकाने वाले तथ्य शामिल हैं। ये कुछ ऐसे षड्यंत्र हैं जो राष्ट्र और समाज के लिए बेहद ही खतरनाक है। एक ऐसा षड्यंत्र जिसके जरिए हिंदुस्तान की धरती पर एक नापाक साजिश को रचा जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा असुरक्षा पैदा होने वाला है। ये पूरा मामला सिर्फ एक जन्म प्रमाण पत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अवैध तरीके से सरकारी रजिस्टर में जन्म पंजीकरण भारी संख्या में कराया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जब एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हासिल करता है तो उसे कुछ हद तक तो पकड़ा जा सकता है, मगर जब वही आदमी अपना जन्म पंजीकरण पंजीयक रजिस्टर में दर्ज करवा लेता है तो उसे पकड़ना बेहद ही मुश्किल और असंभव हो जाता है। इस जन्म पंजीकरण के आधार पर हर तरह के पहचान पत्र हासिल किए जा सकते हैं, जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि। किसी भी आदमी के पास जब ये सभी दस्तावेज होंगे तो वह कोई भी सरकार की योजना का लाभ उठा सकता है, साथ ही सभी प्रकार के लाभार्थी बन सकता है जो इस देश के मूल नागरिकों को मिलता है। ऐसे में ये देश और राष्ट्र की अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी साबित होने वाली है। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई भी उसके नागरिकता पर ना तो सवाल उठा सकता है और ना ही उसे आसानी से रद्द कर सकता। मगर हमारे देश का कानून और संविधान भी इसको लेकर इतना सख्त और संवेदनशील नहीं है कि उसे पकड़ा जा सके और सजा दिला सके। तो ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्जीवाड़ा का ये पूरा रैकेट कितना घातक और गंभीर है। एक बार जब कोई भी जन्म पंजीकरण कर लेता है तो एनआरसी लागू होने पर उसकी नागरिकता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता और न ही उसे देश से बाहर निकाल सकता है। मतलब वह पूरी तरह से मूल भारतीय के भारतीय अपना सभी अधिकार प्राप्त कर लेगा। फर्जीवाड़े की ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, अब हम आपको उसके बारे में समझाते हैं और इसके सरकारी लूप होल का फायदा एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। देश भर में सभी जन्म पंजीकरण केंद्रीय कानून जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत ही होते हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानों के तहत कोई भी राज्य इस अधिनियम के धारा 30 के अंतर्गत अपना नियम बना सकता है। भारत सरकार ने 1999 में पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण हेतु एक मॉडल रजिस्ट्रेशन नियम बनाया था। इस मॉडल रजिस्ट्रेशन को सभी राज्यों ने अपने यहाँ लागू कर दिया है। यही से शुरू होता है ये पूरा खेल। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी बच्चे की जन्म की सूचना 21 दिन में देना अनिवार्य है। अगर बच्चे का जन्म अस्पताल में होता है तो ये अस्पताल के प्रबंधन का दायित्व होता है कि वह 21 दिन के अंदर जन्म की सूचना अपने स्थानीय जन्म पंजीकरण रजिस्टर को उपलब्ध कराए। और अगर बच्चे का जन्म घर पर होता है तो ये परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि वह जन्म का पंजीकरण कराए। लेकिन किसी कारणवश जन्म का पंजीकरण 21 दिन के अंदर नहीं होता है तो इसके बाद अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत विलम्ब से पंजीकरण कराने का प्रावधान है। इस प्रक्रिया में विलम्ब के लिए 3 स्लैब का प्रावधान रखा गया है। स्लैब 1 के अनुसार 21 से 30 दिन के अंदर, स्लैब 2 के अनुसार जन्म के 30 दिन से 1 साल के अंदर, स्लैब 3 के अनुसार जन्म के 1 साल के बाद। ये तीसरा स्लैब सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सारा फर्जीवाड़ा का खेल इसी स्लैब की खामियों के लाभ उठाकर हो रहा है। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के उपधारा 13(3) के अंतर्गत इस स्लैब के अंदर यानी 1 साल से ज्यादा के बाद का पंजीकरण SDM के आदेश होने पर ही किया जाएगा।
साथ ही एसडीएम ये आदेश जन्म के सत्यापन के बाद ही कर सकते हैं। मगर देश में कहीं भी इस कानून प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है, बल्कि इसका जमकर उल्लंघन हो रहा है। देश के कई राज्यों में बिना किसी सत्यापन के एसडीएम तत्काल आदेश जारी कर रही है। एसडीएम के स्टैंप लगते ही आवेदनकर्ता का पंजीकरण पंजीयक रजिस्टर में हो रहा है। इस पंजीकरण के होते ही आवेदनकर्ता को इस देश की नागरिकता हासिल हो जाती है, चाहे वो इस देश के रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो या फिर किसी अन्य देश की नागरिक ही क्यों ना हो। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो कुछ समय बाद पूरा देश घुसपैठियों से भर जाएगा। मगर फिर भी अभी तक राज्य सरकारें वोट बैंक के लालच में कुंभकर्ण की नींद सो रही है। आप कहां हैं और आपका देश कहां जा रहा है? कितना बड़ा राष्ट्रीय धोखा है, खतरा है, सुरक्षा के लिए समझौता है। आप एक तरफ बाढ़ जो आपकी सीमा पर कंपाउंड बनाने पे लगे हैं, तार लगाने पर बल लगे हैं। अमेरिका जैसा देश अपने यहां पर ऊंची दीवार खड़ी कर रहा है और हम वो तो कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन देश के अंदर घुसकर आसानी से कोई कैसे भी किसी भी शहर की डेमोग्राफी बदल सकता है। सोचिए, हिंदुस्तान की सरकार बनाने के लिए 50 एमपी भी जगह 50 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पर तरीके के साथ अगर इफेक्ट किया जाए, जो कि बहुत आसानी से किया जा सकता है, केवल आपको 50,000 लोगों को वहां पर रजिस्टर करवाना है 5 साल में। मतलब प्रति वर्ष आपको 10,000 लोगों को करवाना है। अब आप उसको 365 दिनों में अगर डिवाइड करेंगे तो जो अनुपात मैंने यहां पर ग्रोथ का दिखाया था, उसकी इतने बड़े ग्रोथ की आवश्यकता भी नहीं है। वो केवल 125% के ग्रोथ पर इतने लोगों को कर सकता है, लेकिन 600% की ग्रोथ के साथ किया जा रहा है। हिंदुस्तान की आने वाली सरकार कौन हो, यह जन्म पंजीकरण घोटाले से निर्माण होने वाले वोटर तय करेंगे। मोदी जी, आप तो 24 की तैयारी कर रहे हैं, यह तो 24 छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान के कब्जा की तैयारी है। 14% से 14 लोगों से 85 लोग, 600%। इसमें तो 24 के चुनाव भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि कोई ये दूध पीते बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। और एक दिन का एक जगह का सैंपल है जिसका अनुपात इतना खतरनाक है। सोचिए, ये एक दिन का एक वार्ड का जगह है, केवल एक वार्ड, प्रयागराज के नगर के एक वार्ड का ये सैंपल है जो मैं अपने सामने दिखा रहा हूं। और अगर शहर की बात आप करेंगे तो आप अगले 5 साल के बाद का चुनाव तो छोड़िए, ये 24 का चुनाव भी घुस बैठिए इस देश का नागरिक बनकर, क्योंकि इसके बाद वो वोटर बनता है, इसके बाद वो इस देश का मालिक बनता है। मालिक कुछ भी कर सकता है और आप करने दे रहे हैं, क्योंकि आप सोए हुए हैं। तंत्र सोया हुआ है, भ्रष्ट तंत्र सोया हुआ है। अब कितनी यह सब कुछ कौन कराएगा? जो मैंने अभी आपको बताया कि सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज का एक लिस्ट है, और जो भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो आज केशव प्रसाद मौर्य सांसद बने थे, इस जगह से उन्होंने बराबर वही कॉन्स्टिट्यूंसीज निकाली हैं जहां पर जो ज़कात फाउंडेशन में मैंने आपके सामने यूपीएससी जिहाद के समय में एक स्लाइड दिखाई थी कि हिंदुस्तान की कितनी और कितना 56% सीधे ग्रोथ हो जाएगी मुस्लिम एमपीज की। ये फॉर्मूले के लिए ये रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाए जा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी साजिश है। यह साजिश कैसे होती है, कैसे एक ही परिवार कई जगह पर इसका रजिस्ट्रेशन करता है, उसकी यह जानकारी आपके सामने। हमने इससे पहले जो भी तथ्य आपके सामने रखे उसे हूबहू 100% सच साबित करने के लिए हमारे पास कुछ उदाहरण है। अब आइए आपको समझाते हैं कि कैसे चुटकी भर में ये सारा खेल निपट जाता है। प्रयागराज के उप जिलाधिकारी को एक महिला आवेदनकर्ता ने जन्म पंजीकरण का आवेदन दिया। आवेदनकर्ता की मां ने ये बताते हुए आवेदन दिया कि जन्म के समय उसने अपने पुत्र का पंजीकरण कराना भूल गई थी। उसके पुत्र का जन्म 2 साल पहले इलाहाबाद में घर पर हुआ था। इस पर प्रयागराज के एसडीएम ने बिना कोई सत्यापन किए जन्म के पंजीकरण करने का आदेश दे दिया।
उसी दिन आवेदनकर्ता ने एसडीएम के आदेश को आधार बनाते हुए इलाहाबाद नगर निगम में जन्म पंजीकरण फॉर्म भर के जमा कर दिया। उसी दिन इलाहाबाद नगर निगम ने उसका तत्काल पंजीकरण कर लिया। साथ ही उसी दिन आवेदनकर्ता के पुत्र का जन्म पंजीकरण हो गया। साथ ही उसी दिन जन्म प्रमाण पत्र भी उसे जारी कर दिया गया। जब हमने इस पंजीकरण की पड़ताल की तो पता चला कि उस लड़के का पंजीकरण पहले ही नॉर्थ दिल्ली नगर निगम में हो रखा था। इस बच्चे का जन्म घर पर नहीं बल्कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुआ। इतना ही नहीं, उस बच्चे की जन्म तिथि इलाहाबाद नगर निगम में 27/2/2009 दर्ज कराई थी, जबकि बच्चे की वास्तविक जन्म तिथि 2/4/2009 है, जो कि नॉर्थ दिल्ली नगर निगम की रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि यही जन्म तिथि सर गंगा अस्पताल द्वारा नॉर्थ दिल्ली नगर निगम को उपलब्ध कराई गई थी। इस फर्जीवाड़े का हम एक और उदाहरण आपको दिखाते हैं कि कैसे एक आदमी ने अपने 3 बच्चों का जन्म पंजीकरण 10 जनवरी 2020 यानी कि CAA के बाद कराया। इसमें सबसे हास्यास्पद चौंकाने वाली बात ये है कि 2 बच्चों का जन्म तिथि के बीच सिर्फ 2 महीने से कम का अंतर है। अल्फिया खान, गुलशन बानो, ये तीनों लड़कियां मोहम्मद जलील और शार्दुल निशा की है। सिमरन खान की जन्म तिथि 4/9/2010 है और इसका पंजीकरण 10 जनवरी 2020 को कराया गया, यानी जन्म के तकरीबन 10 साल बाद। वहीं अल्फिया खान की जन्म तिथि 9 फरवरी 2004 है, इसका पंजीकरण 16 साल बाद कराया गया। गुलशन बानो का भी पंजीकरण उसी दिन कराया गया, जिसकी जन्म तिथि थी 4 अप्रैल 2004, मतलब इसका भी पंजीकरण 16 साल बाद हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्फिया खान और गुलशन बानो की जन्म में 2 महीने से कम का अंतर है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या गुलशन बानो का जन्म उसकी मां के प्रसव के 2 महीने बाद ही हो गया? इस पूरे फर्जीवाड़े में एक और बात गौर करने वाली है, वो ये कि मोहम्मद जलील की तीनों बेटियों के पंजीकरण का पता तो एक ही है, मगर सिमरन खान और अल्फिया खान का पंजीकरण करेली वार्ड में किया गया, जबकि गुलशन बानो का खुलदाबाद वार्ड में पंजीकरण किया गया। ये दोनों वार्ड इलाहाबाद में ही है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब पता एक है, तारीख एक है, तो फिर अलग अलग वार्ड में पंजीकरण क्यों किया गया? इससे साबित होता है कि अस्पतालों में दर्ज कराई गई तिथि को या तो छुपाया जा रहा है या फिर विदेशी घुसपैठियों को देश में बड़े पैमाने पर साजिश के तहत बसाया जा रहा है। घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता हासिल करने वाला ये पूरा रैकेट देश भर में फैला हुआ है। इस पूरे फर्जीवाड़े से देश की सुरक्षा खतरे में है। साथ ही बड़े पैमाने पर देश में मूल आम नागरिकों के सरकारी लाभ को इस घुसपैठ के जरिए हड़पा जा रहा है। तो ये आपके सामने मैंने केवल कुछ ही उदाहरण बताए हैं। अब मुझे बताइए कि अगर एक शहर के एक वार्ड में एक सैंपल साइज इतनी खतरनाक है जो कि हिंदू बहुल क्षेत्र है, तो सोचिए कि जहां पर हिंदू की संख्या कम है वहां पर और क्या होता होगा। कल्पना से परे है, क्योंकि आप सो रहे, आपने कल्पना ही नहीं की है कि आपका देश कैसे लूट सकता है, लेकिन लूटने वाले ने पूरी व्यवस्था कर ली है और इसलिए यह सब कुछ उसको संभव हो पाया है। यह सब कुछ करने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार उपयोग में लाया जाता है, वो हथियार क्या है कि आपका जन्म अस्पताल में जहां पर होता है वो नहीं दिखाना है। आपने बस इतना कहना है कि आपका जन्म घर पर हुआ है। देश का जो अनुपात है जन्म का, वो शहरों में 11% बच्चे केवल घर पर जन्म लेते हैं और ग्रामीण हिंदुस्तान में 25% ही लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों के पंजीकरण से पता चलता है कि 75% मुसलमान के बच्चे घर पर जन्म लेते हैं। संभव है? नहीं, क्योंकि सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुपात दिखा रहा है कि बच्चे पैदा होने का हिंदू मुस्लिम मिलकर अनुपात यह है। तो आप मुझे बताइए, अनुपात में मुसलमान माना कि घर पे ज्यादा पैदा होते होंगे तो 11% का 22 हो जाएगा, लेकिन आखिर 75% का अनुपात यह दिखाता है और यह इसलिए यह शक को ज्यादा गहरा करता है और हमने दिखा हुए कागजात पर मुहर लगाता है कि यह जन्म पंजीकरण 2 साल से बाद से लेकर 85 उम्र के व्यक्ति तक का हुआ है। तो फिर यह फर्जीवाड़ा नहीं तो क्या है? और इसलिए यह हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा
नागरिकता का महाघोटाला लेकर आज सुदर्शन आपके सामने आया है। आपका कर्तव्य है कि आज सोने के पहले आपके मोबाइल में जितने कांटेक्ट है उनको ये शो की लिंक भेजना, उनको आज रात 11 बजे, सुबह 8:30 बजे या दोपहर 1 बजे का शो देखना, और कल भी ये शो जारी रहेगा, वो देखना। अभी मैं बस कुछ समझने के लिए लोगों को क्या समझ में आया है, क्या प्रश्न है, 2-3 कॉल लेकर आगे बढ़ता हूं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, नमस्कार भाई साहब। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी, हेलो। बोलिए। हेलो। बोलिए। हाँ, आपका मैं शो देखा। हाँ आपका मैं शो देखा। हाँ हेलो। बोलिए जल्दी, तब तक कई लोग बच्चे पैदा करके फर्जी सर्टिफिकेट ले लेंगे, जल्दी हेलो। बोलिए। हाँ, तो ये देखने पर जब अभी योगी जी और मोदी जी के राज में जब ऐसा हो रहा है तो अदर जगह में क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रश्न है। मैं पुनः इस कार्यक्रम के द्वारा हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आह्वान करता हूं कि आपके प्रयागराज में जहां कुंभ मेला होता है वहां पर ये नागरिकता जिहाद जन्म पंजीकरण का महाघोटाला चल रहा है। मोदी जी, आप इस उत्तर प्रदेश के सांसद है, देश के प्रधानमंत्री है, आप जैसे व्यक्ति के होते हुए ये है तो सोचिए कि कल पप्पू के राज में क्या होगा या और देश के दूसरे राज्यों में क्या होता होगा, यह समझने की आवश्यकता है। आगे अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम, बोलिए। बोल रहे हैं सर कि देखिए, पहला तो राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर जो ये कदम उठाए, सबसे पहले कि जहां पर ये आधार कार्ड या कुछ भी बनता है तो उसको वहां जिहादी लोग को नहीं दिया जाए। इसलिए ये हम बिहार से बोल रहे हैं सर कि इसलिए जब भी आधार कार्ड या कुछ भी बनता है तो वहाँ जिहादी रहता है, मतलब हिंदू को वहां पर ही उस कार्य में उसको हटा दिया जाता है, मतलब बोलता है कि नहीं अभी नहीं होगा, और मुस्लिम लोग को ही ज्यादा अखिल किया जाता है। हम आपसे यही बोल रहे हैं। आप मेरे भाई, आपका नाम क्या बताया आपने? हम रवि बोले मैं। आपने इसकी कंप्लेंट सुदर्शन पर फोन करके तो की? क्या आपने अपने स्थानीय अधिकारी को किसी को की? नहीं सर। क्यों नहीं की? मतलब अपना बेटी का आधार कार्ड अथी करवाने गए तो सर, हाँ, तो आप यहाँ तो कंप्लेंट करके करे, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। इस वक्त तो कई लोग कई सजेशन देंगे कि मोदी जी ये करे, योगी जी ये करे। आपका देश नहीं है क्या रवि जी? जी सर, मेरा नहीं। तो फिर आपका कर्तव्य नहीं कि कलेक्टर ऑफिस में कंप्लेंट करें? जहां करनी है वहां करें, करिए। तो नहीं की होगी तो करिए, दोष आपका नहीं। ये हमारा राष्ट्रीय चरित्र बन गया है कि देश लूट रहा है और हम सो रहे हैं। ये जगाने के लिए ही रोज आपके सामने बिंदास बोल लेकर आ रहे हैं। ये नागरिकता का महाघोटाला समझने देखने के बावजूद भी अगर हम देश को नहीं बचा पाए तो हमारे जैसे नकारा नपुंसक कोई नहीं होंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं सर ये कह रहा हूँ, मतलब सबसे मेन प्रॉब्लम जो है ना हिंदुओं की, वो क्या है कि बच्चे कम होना है। अब जैसे एक बच्चा साल इनके 10-10, 15-15 बच्चे हैं, आदमी कोई शिकायत करने जाए, मतलब कुछ भी एक्शन लेने से पहले पीछे मुड़ के देखना पड़ता है सर उसको। तो अब कौन करेगा ये काम? काम हमको ही करना होगा ना। नहीं, मेरी बात सुनो, अब आप इसमें हमें गाइड करो। हम तो क्या सब कुछ करने के लिए तैयार है देश के लिए। बहुत दिन से मैं तो बहुत व्यथित रहता हूँ, मतलब बातें सोच के सर। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक बच्चा ज्यादा पैदा करिए। अरे सर, बच्चा ज्यादा, एक बच्चा तो हो ही जाए। हम नहीं करेंगे, दूसरे को करने के लिए कहेंगे। कोई 15 कर रहा है और आप एक नहीं कर पा रहे ज्यादा। नहीं, प्रॉब्लम क्या सर, वो सरकार की पॉलिसी ऐसी है। चलो, आपको प्रधानमंत्री बनना है? आपको प्रधानमंत्री बनना है? क्या बनना है? बनना नहीं है प्रधानमंत्री। तो फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? और क्या होगा? उन्होंने पॉलिसी का विचार किया? और सर जैसे मतलब ये सारी घटनाएं होती है तो क्या हम मतलब कहीं रिपोर्ट वगैरह कुछ कार्रवाई वगैरह कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस देश के मालिक हैं। आपके कितने पूर्वजों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, क्यों नहीं कर सकते? मतलब ये जैसे संबंधित थानेदार वगैरह एक्शन लेंगे इन चीजों के ऊपर? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें उपजिलाधिकारी भी गिरफ्तार हो सकता है, क्योंकि वो बगैर देखे एक ऐसी प्रक्रिया का
उल्लंघन कर रहा है, जिसके लिए उसको नौकरी जाना तो जाएगी, लेकिन वो जेल में जा सकता है, क्योंकि वो इस देश में कई घुसपैठियों को घुसने का जरिया बन रहा है। लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बातें करके नहीं चलेगा भाई साहब। एक बच्चा ज्यादा पैदा करो कहते हैं, हमारे माथे पर कई प्रश्न आ जाते हैं। ऐसे नहीं। धन्यवाद। हमें दूसरों से केवल देशभक्ति चाहिए, हम नहीं करेंगे तो फिर ये देश आपका नहीं रहेगा। ध्यान रखना। आज के बिंदास बोल में मैंने आपके सामने मुद्दा लाया है। पोल देखते हैं कि पोल में भी कोई असर है या नहीं। आप लोगों में कितने प्रतिशत लोग ये कहते हैं विलंब से होने वाले इस प्रक्रिया को रद्द करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए? 99%। चलिए, मैं कम से कम वोट करने वालों को तालियां बजाकर धन्यवाद व्यक्त करता हूं, हाथ जोड़कर करता हूं। आप अपने मोबाइल में सुदर्शन का मोबाइल ऐप अवश्य डाउनलोड करिए। उस ऐप पर आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। सोशल मीडिया के मित्रों, इस शो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाइए। ये सुदर्शन को टीआरपी की चिंता नहीं है, ये हिंदुस्तान बचाने के लिए मुहिम है, और इसलिए नागरिकता जिहाद। ध्यान रखिए, जन्म पंजीकरण का महाघोटाला। कल रात आपके पास और ज्यादा खुलासा कंटेंट लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।